अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की जो हमारे प्रेजेंटेशन का टॉपिक है दैट इज़ द वाइटल रोल ऑफ वाटर प्रूफिंग इन कंस्ट्रक्शन के भाई कंस्ट्रक्शन के अंदर वाटर प्रूफिंग क्यों ज़रूरी है। तो जस्ट क्विकली गोइंग थ्रू ऑल द टॉपिक के भाई वाटर प्रूफिंग का मतलब क्या है। तो बुनियादी तौर पे जो हमारी इमारत होती है वो एक कंक्रीट की बनी हुई जनरली हमारी इमारतें होती हैं जो कि या तो फ्रेम स्ट्रक्चर पे होती है या लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर पे होती है। तो जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी है, बारिश है, पानी है, उससे जो है हमारा जो भी इमारत है वो वक्तन फ़वक्तन डैमेज होती जाती है। तो वाटर प्रूफिंग का मकसद ये है कि ये जो पूरी की पूरी जो इमारत जो पूरा ढांचा हमने जो बनाया है उसकी वक्त के साथ साथ प्रोटेक्शन कैसे की जाए। तो अगेन कंस्ट्रक्शन के लिए अहमियत इसलिए रखते हैं कि भाई कोई इमारत बनाना कोई सस्ता काम तो होता नहीं है। तो अगर हम कोई चीज़ बनाएं और वो बार बार ख़राब हो जाए तो वो वक्त और पैसों का ज़िया है। तो बेहतर ये है कि भाई हम वाटर प्रूफिंग कर लें। अगेन एज आई से प्रोटेक्ट स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, क्योंकि जैसे जैसे पानी अंदर जाएगा स्ट्रक्चर में सरिये पे लगेगा, सरिया कमज़ोर होगा, पूरी बिल्डिंग का जो लोड है वो सरिये पे ही होता है तो हमारा सरिया ख़राब नहीं होगा। इसी तरीके से हवा में नमी की वजह से फंगस होता है, मोल्ड होता है, बैक्टीरिया होता है जो बिल्डिंग के अंदर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो है इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। बिल्डिंग की इमारत की ज़िंदगी बढ़ती है, लाइफ स्पैन बढ़ती है। नॉर्मली अगर आज मैं बात करूँ कि मैं डीएचए में कोई पुराना घर लेने जाऊँ 35 साल पुराना, तो रियल एस्टेट एजेंट जो है ना शायद डेमोलिशन की कॉस्ट लगाएगा कि भाई इस प्लॉट पे नया घर बनेगा, क्योंकि वो 35 साल में स्ट्रक्चर फारिग हो चुका होता है। लेकिन अगर प्रॉपर वाटर प्रूफिंग और मेंटेनेंस फ्री प्रोडक्ट्स जिसमें हमारे प्लास्टर्स भी हैं और भी चीज़ें हैं, तो एक प्रॉपर तरतीब से अगर घर बनाया जाए तो इंशाल्लाह 35 साल बाद भी आपको स्ट्रक्चर के पैसे मिलेंगे। वाटर प्रूफिंग इज़ ऑल्सो एनर्जी एफिशिएंट, क्योंकि जब बिल्डिंगें हमारी गीली होंगी, नमी में होंगी, तो अंदर की तरफ से टेम्परेचर कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की भी कंजम्पशन होती है। सो अगर मेरी इमारत ड्राई है तो अगर मेरा जो भी एसी है, जो भी मेरी जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है टू मेंटेन दैट टेम्परेचर, वो निस्बतन कम होगी। अंदर हम कभी लकड़ी की पैनलिंग करवा लेते हैं या कोई और मुख्तलिफ फिनिशेस हम लोग करवा लेते हैं, पीछे से नमी आती है तो इंटीरियर हमारा ख़राब हो जाता है। तो वाटर प्रूफिंग और ये जितने भी अंदर आपके वैल्यूएबल्स होते हैं, अगर ज़ेरे ज़मीन आपने लकड़ी वगैरह लगाएगा तो वो सारी चीज़ें जो है वो ख़राब नहीं होगी। एंड अगेन इट वुड इंश्योर सेफ्टी, क्योंकि अगर बहुत सी जगहों पे अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पे भी नमी आ जाती है या ऐसी कोई चीज़ होती है तो वहाँ से भी हमारे पास जो है काफ़ी सारी चीज़ों में हैज़र्ड्स होते हैं। तो अगर हम पानी को सोर्स से ही रोक लें तो वो इंटरनली अगर पेनिट्रेट ना करें तो बहुत सारे हमारी इलेक्ट्रिक की और इस तरह की जो लाइनें होती है वो भी महफूज रहती हैं। एज आई सेड, प्रॉपर्टी वैल्यू आपकी बढ़ती है भाई। अगर अच्छा होगा तो 35 साल के बाद भी जो है आपको उसके पैसे मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ वाटर प्रूफिंग करवानी चाहिए या ट्रेडिशनली हम कहाँ कहाँ पे वाटर प्रूफिंग करते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो हमारे पास फाउंडेशंस आती हैं, बेसमेंट्स की छतें हैं, बाथरूम है, बैल्कनीज़ है और स्विमिंग पूल और वाटर टैंक्स है। ये वो कन्वेंशनल एरियाज़ है जहाँ पे हमारे पास पानी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम आते हैं कि रेसिकेम के पास किस किस तरह की वाटर प्रूफिंग है। तो रेसिकेम के पास सर 2 कंपोनेंट सिमेंटिशियस वाटर प्रूफिंग भी है, सिंगल कंपोनेंट एक्रेलिक भी है और हमारे पास क्रिस्टलाइन वाटर प्रूफिंग है। तो ये 3 मोटी केमिस्ट्री के जो मटेरियल्स हैं जिनसे हम वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं वो रेसिकेम के पास मौजूद है। नाउ आई विल गो थ्रू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम इंडिविजुअली। तो जो हमारे पास सबसे पहला यहाँ पे जो आता है वो हमारे पास आती है 2 कंपोनेंट वाटर प्रूफिंग। अब 2 कंपोनेंट के अंदर भी हमारे पास जो है ना वो मुख्तलिफ ग्रेड्स हैं और बिल्ड एशिया के लिए हमने कुछ खुसूसी डिस्काउंट्स लगाए हैं कि अगर विद इन दीज 3 डेज़ ऑफ एग्जीबिशन अगर आप हमें ऑर्डर देते हैं तो बहुत अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे जो है हम आपको मटेरियल डिलीवर करके दे देंगे। आपकी विद इन कराची जो भी साइट है, आउटसाइड कराची हम बिल्टी कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमारे पास जो हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी आती है दैट इज़ वाटर गार्ड 491। उसके बाद हमारे पास वाटर गार्ड 5010 आता है जो एक दरमियानी क्वालिटी है, और वाटर गार्ड 5253 इकोनो आता है। नाउ 5253 इकोनो एंड ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड, जहाँ पे आपको ऐसा हो कि भाई मुझे बस, हमारे पास अक्सर दुकानदार टाइप के लोग आते हैं या एप्लीकेटर टाइप के लोग आते हैं, बस मुझे कुछ लगाना है और बहुत कम पैसों में चाहिए। तो भाई जो बहुत ज़्यादा लगा के कम पैसों में होगा ना
वो भी अगर आपको मैंने दे दिया ना, यहाँ पे 2000 कितना आ रही है, 3940 रुपये की जो आ रही है, चलिए 3940 भी आपको जो है 200 स्क्वायर फुट कवर करके देगा। तो आई थिंक 15 रुपये मुश्किल से पर स्क्वायर फुट वाटर प्रूफिंग की कॉस्ट आती है। लेकिन अगेन इसका लाइफ स्पैन 2 साल, 4 साल और 10 साल। सो जैसे जैसे आप अपने मटेरियल की क्वालिटी बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे उस वाटर प्रूफिंग की, कोटिंग की और सब चीज़ों की जो है वो क्वालिटी बढ़ती जाएगी। ये प्रोडक्ट प्राइस की राइस एप्लीकेशन भी सब आता है? नहीं, ये सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट है। एप्लीकेशन रेट हमारा सर 25 रुपये फ्लैट है। अब आप उस 25 रुपये के अंदर 15 रुपये का भी माल लगा लो या 35-40 रुपये का भी माल लगा लो, कोई मसला नहीं। वो एप्लीकेटर ने तो अपना काम करना है ना सर, उसको आप जो चीज़ दोगे वो लगा देगा। ये रेस्क्यू रेसिकेम एप्लीकेशन नहीं करती, रेसिकेम के ऑथराइज्ड एप्लीकेटर्स हैं। तो जब आप हमसे मटेरियल लेंगे एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट समथिंग विद वारंटी, तो हमारा ऑथराइज्ड एप्लीकेटर आपकी साइट पे जाएगा, वो सारा काम करेगा। तो आपको एक नहीं 2 वारंटी मिलती है, एक एप्लीकेटर से और एक कंपनी से। तो इवेंचुअली द कंपनी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वारंटी। लेकिन करवाना काम आपने ऑथराइज्ड एप्लीकेटर से और पेमेंट भी आपने एप्लीकेटर को ही देनी, कंपनी को सिर्फ आप मटेरियल के पैसे देंगे। आपने मटेरियल परचेज कर लिया और एप्लीकेटर अच्छा भी एप्लीकेटर भी तो कंपनी का ही है। हाँ, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर एप्लीकेटर ने मटेरियल के साथ जस्टिस नहीं किया तो वो पूरे सिस्टम का ही फेलियर होता है, और अगर वो लॉन्ग टर्म जो है वो फिर प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बेहतर यही है कि इफ़ यू वांट समथिंग विच इज़ वारंटीड विद ऑल द पेपर वर्क एंड एवरीथिंग, तो यू कैन ऑफ कोर्स गो विद द ऑथराइज्ड एप्लीकेटर्स। वी हैव आवर ऑथराइज्ड एप्लीकेटर्स। तो एरिया वाइज या जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, हमने एप्लीकेटर्स जो है वो बांटे हुए हैं। उसके बाद हमारे पास आती है सिंगल कंपोनेंट एक्रेलिक। नाउ बहुत सी जगहों पे हमारे पास जैसे 491 मैंने आपको पहले बताया 2 कंपोनेंट, वो जो है समझे कि सैंडविच कोटिंग है, रिकमेंडेड टू बी सैंडविच। यानी कि अगर मैंने छत पे स्क्रीड डाली, स्क्रीड के ऊपर मैंने 491 की रबराइज कोटिंग कर ली, सीमेंटिशियस है, तो उसके ऊपर फिर मैं एक और फर्श डालूंगा तो कोटिंग मेरी सैंडविच हो जाती है। इसी तरीके से अगर मैं लीन कंक्रीट की बात करूँ तो लीन में भी मेरा 491 जो है वो सैंडविच हो जाता है। ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसी सर्फेसिस की बात करूँ विच आर एक्सपोज्ड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल मूवमेंट और मुझे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो वहाँ पे देन वी गो फॉर सिंगल कंपोनेंट जो है एक्रेलिक बेस्ड मटेरियल के ऊपर हम जाते हैं। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम सिंगल कंपोनेंट एक्रेलिक के अंदर भी 3 कैटेगरीज में जो है वो मटेरियल डिवाइडेड है, जहाँ पे हमारे पास सबसे पहले 3020N रेन शील्ड और 1530। अगेन लाइफ स्पैन भी 3020N 15 साल, 10 साल, 5 साल या 4 साल। तो जैसे जैसे वो हम कहते हैं कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। और ऑफ कोर्स एग्जीबिशन के लिए अगर अभी ऑर्डर करते हैं तो डिस्काउंटेड प्राइस भी है। ठीक हो गया सर। उसके बाद हमारे पास आता है क्रिस्टलाइन वाटर प्रूफिंग। इसमें भी क्रिस्टलाइन में भी हमारे पास जो है वो 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। लेकिन क्रिस्टलाइन एक हमने जब हम कोटिंग की बात करते हैं ना, तो पानी 2 तरफ से आता है। एक पॉजिटिव प्रेशर आता है जहाँ पानी सामने से आता है, और एक नेगेटिव प्रेशर आता है जहाँ पे सतह के नीचे से पानी आता है। अगर मैं फर्श की बात करूँ तो फर्श के अगर ऊपर से पानी आएगा ना तो वो पॉजिटिव प्रेशर कराएगा, लेकिन अगर वही पानी फर्श के नीचे से आएगा तो वो नेगेटिव प्रेशर कराएगा। तो कोटिंग जब भी हम करते हैं वो पॉजिटिव साइड पे करते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो 2 कोटिंग मैंने आपको बताई 491 और 3020 या 2 कंपोनेंट ये एक्रेलिक, वो तो कोटिंग हो गई सामने वाजे नज़र आने वाली। ये पॉजिटिव पानी के प्रेशर को रेजिस्ट करेगा, लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव आता है ना तो प्रॉब्लम होगा, कोटिंग फूट के निकल जाती है, कोटिंग का फेलियर हो जाता है, पील ऑफ हो जाता है, जैसे पेंट पील ऑफ होता है। तो यहाँ पे फॉर नेगेटिव वाटर प्रेशर व्हाट वी यूज़ इज़ अ क्रिस्टलाइन मटेरियल। ये अगेन यही सेम कंक्रीट की दीवार पे भी होता है, पॉजिटिवली नहीं, ये नेगेटिवली। अगर पीछे से पानी आ रहा है तो उसको ये रोकता है। इस पर अगर मेरे पास यूट्यूब पे अगर आप जा सकें तो आप एक छोटी सी मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। वाटर गार्ड क्रिस्टा कोट 101, खाली यूट्यूब पे लिखो, वाटर गार्ड 101 लिख देना। यार ये तो प्रोप्राइटरी है, लेकिन इलोंगेशन आपको अच्छी मिल जाएगी, 200-300% की इलोंगेशन मिल जाएगी। सर ऐसा नहीं है, डाइल्यूशन होती है एक्रेलिक में भी, तभी आपको 3 रेट दिया ना मैंने। क्योंकि अगर मैं 100% एक्रेलिक उसी रेट पे हर एक को देता फिर तो मेरा काम हो गया, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक हो गया। तो मुझे भी आपको फिल्म दिखानी है, फिल्म के अच्छा ये जो 3020 और जितना भी एक्रेलिक है कलर में आता है,
ठीक है जी, कलर में भी आता है। तो अगर आपके पास लेट सपोज कोई छत है, आप चाहते हो कि भाई मेरे फर्श वगैरह ओके है, स्लोप में है, सब चीज़ें ठीक है, और अब मुझे सिर्फ इसको ठीक करना है, तो मैं जो हूँ इसको, क्या हो गया भाई, वाटर गार्ड, सॉरी सर, भाई आप अगर उसको प्ले कर सकते हैं। सर ये आपके इस Any concrete structure. सर ये स्क्रीन पे अगर आ जाए तो, हाँ हाँ, एक्सटीरियर के कलर पे मेरे पास एक्रेलिक बेस कोटिंग्स बहुत अच्छी है, रेन शील्ड है, नहीं कलर की ज़रूरत नहीं है, ये कर दिया, ये फ्लेक्सिबल है, ये पॉजिटिव, लेकिन वही मसला है कि पीछे से बाथरूम लिखोगे ये वो फिर भी आपका फूल के निकलेगा। प्ले कर दें। Concrete problems in your basement. In a pool or water tank. Car park. Lift shaft or any concrete structure. WaterGuard Cristacoat 101 is a permanent solution to leaking concrete structures. First, preparation. Remove the paint, coatings, loose materials, and any non-cement-based plaster from the concrete surface. Thoroughly wet the prepared substrate prior to application of WaterGuard Cristacoat 101. Preparation should extend at least 3 feet beyond any sign of leakage. Then, simply mix the WaterGuard Cristacoat 101 powder into a suitable mixing vessel with water. Slowly mix until a smooth, creamy consistency is achieved. By brush, apply the mixed WaterGuard Cristacoat 101 using horizontal brush strokes, ensuring complete coverage of the prepared area. Once the first coat is touch dry, apply second coat using vertical brush strokes, ensuring that the initial coat is completely covered. Spray regularly with water, keeping it down for 7 to 10 days, effective against negative and positive water pressure. Crystals will grow into the concrete, creating a continuous barrier of soluble crystals which penetrate and grow deep into the capillary structure of the concrete, blocking the passage of water. The crystals will lie dormant in the concrete. Long-term protection. Any later contact with water will reactivate the sealing process, making your concrete structure watertight for life. WaterGuard Cristacoat 101. Using the water that was your problem as your solution. Please contact your authorized resin distributor today. तो प्रेजेंटेशन पे वापस जाएंगे। तो हमारे पास जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि ये क्रिस्टलाइन मटेरियल्स है, इसमें भी अगेन 2 क्वालिटीज़ हैं। नॉर्मली वी लाइक टू गो फॉर द टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी, जैसे हमारे क्योंकि दोनों की प्राइस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक हो गया। और इसी तरीके से जैसे हमने कोटिंग का डिस्कस किया, सेम मटेरियल कैन बी यूज एज एन एड मिक्सचर इन द कंक्रीट एज वेल, ठीक हो गया। तो ये हमने कर लिया भाई, आगे चलें। अब हमारे पास मुख्तलिफ मटेरियल्स आते हैं जिसमें हमारे पास क्रैक फिलर्स भी आता है। तो जस्ट टू गो थ्रू क्विकली, क्रैक हील 910-2 के जो दीवारों में मोटी दरारें आती हैं, नाउ दिस इज़ ऑल फॉर नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक्स। मेरा कोई भी स्ट्रक्चरल क्रैक इसमें शामिल नहीं, ठीक हो गया भाई, क्या ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास जो है सिंगल कंपोनेंट में भी क्रैक फिलर है और 2 कंपोनेंट में भी है। ये मोटी दरारें जो 4 से 6 mm से ज़्यादा मोटी होती है, वहाँ पे मोटे दाने का क्रैक फिलर लगता है, जो कि क्रैक हिल 910 और 910-2 के है। नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, बिल्डर नया प्रोजेक्ट बना रहा है, वहाँ पे सिंगल कंपोनेंट चलेगा, लेकिन अगर इमारत पुरानी है वहाँ पे हम 2 कंपोनेंट पे जाते हैं। सेम प्रिंसिपल गोज़ फॉर हेडलाइन क्रैक्स। Sorry, I know a question is this persecutor before giving pressure in a cluster or we can use this नहीं, इंडिपेंडेंट अपने अंदर एक क्रैक फिलर है
भाई फिनिशिंग कर ली मैंने, प्लास्टर कर लिया, अब पेंट नहीं हुआ, नया प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा, ठीक हो गया। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अब दरारें आ गई है तो मैं उसको क्रैक फिलर से बंद करूँगा। दरारें नहीं है आपको ऐसे, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। अगर दरारें नहीं आती दीवारों में तो आपको क्रैक ही नहीं है, तो क्रैक फिलर की क्या ज़रूरत पड़ेगी। सेफ्टी सेफ्टी जी नहीं, फॉर सेफ्टी तो देखिए, फॉर सेफ्टी तो फिर आप प्लास्टर के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स मिलाएंगे, जैसे हमारा SBR हो गया, मुख्तलिफ तरह के लेटेक्स टाइप के मटेरियल्स हो गए, हमारे पास हमारे अपने वाटर प्रूफिंग इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग केमिकल्स होते हैं, जैसे हमारा सिल्मिक्स हो गया, वो मिलाएंगे प्लास्टर के अंदर टू इंश्योर के प्लास्टर क्रैक ना करे और प्लास्टर अपने अंदर पानी जज्ब ना करे और वाटर प्रूफ हो। जी, तो उस पर भी मैं आऊँगा, वो वाले प्रोडक्ट्स भी हैं हमारे पास जो कि प्लास्टर के अंदर डे 1 में मिला ले तो आगे जाके प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। या दैट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वैक्सीन फॉर द एंटायर हाउस। ठीक हो गया। इसी तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ तरह के SBR आते हैं। SBR 5850 इज़ अगेन फॉर रेनोवेटेड हाउसेज, जहाँ पे मेरा पुराना स्ट्रक्चर है, अब मैं किसी किस्म की रिपेयरिंग कर रहा हूँ या दोबारा से नया प्लास्टर कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 5850 यूज़ करूँगा। और अगर मेरे पास कोई बिल्डर प्रोजेक्ट है जो पहले दिन से मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं 5840 यूज़ करूँगा। Again, for the exhibition, all prices over here are discounted and mentioned. Small houses में भी जी small houses और जी, स्मॉल हाउसेज में अगर नया बन रहा है तो 40 और अगर रेनोवेट कर रहे हैं तो 50। we copy part of the selling at the church. बहुत अच्छा है, प्लास्टर में क्रैक नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरीके से प्लास्टर की अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। और अगर इसके बाद इसमें अगर आपने सिल्मिक्स लगा लिया तो प्लास्टर अपने अंदर मॉइस्चर ही जस्ट नहीं करेगा। जब मिसाल का बाउंड्री वॉल है ना, बाउंड्री वॉल पे नेचुरल ग्राउंड लेवल पे पानी जो है ना वो ऊपर प्लास्टर में चढ़ता है, जिसकी वजह से बाद में पेंट की पपड़ी बनती है और 10 मसले होते हैं। आपने प्लास्टर के अंदर SBR मिला लिया, क्रैक नहीं आया, सिल्मिक्स मिला लिया, आपके प्लास्टर की पानी जस्ट करने की सलाहियत न्यूट्रलाइज हो गई, रिपेयर कर देगा वो, या आपने अंदर चूसेगा ही नहीं क्योंकि आपने अंदर एज एन एड मिक्सचर उसको यूज़ किया हुआ है। सो प्लास्टर सिल्मिक्स इज एन एड मिक्सचर फॉर प्लास्टर एंड स्क्रीड। तो जब मेरा प्लास्टर पानी ही नहीं चूसेगा, पानी ऊपर ही जाएगा, तो फिर किसी किस्म के वाटर प्रूफिंग फेलियर का। लेकिन दिस इज़ फॉर प्लास्टर ओनली एंड अबव ग्राउंड। बिलो ग्राउंड जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे पास मॉइस्चर बार बार आता रहता है, वहाँ पे फिर मैं प्रॉपर वाटर प्रूफिंग करूँगा। दी सिल्मिक्स इज फॉर प्लास्टर एंड मॉर्टर एंड स्क्रीड विच इज़ एक्सपोज टू दी ओपन एयर, ठीक है। बिलो ग्राउंड में बेसमेंट में वाटर प्रूफिंग जो भी होगी वो एक सिस्टम के तहत होगी। ऐसा नहीं है कि मैंने एक प्रोडक्ट लगा लिया और जान छूट गया, नहीं। वाटर प्रूफिंग बेसमेंट की भी एक सिस्टम का नाम है जिस पे मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। ये एक हमारा बड़ा मज़ेदार हमने नया प्रोडक्ट निकाला है, इसका नाम है रेसी गुरु। अब गुरु क्या करता है, नॉर्मली हमारे यहाँ जो है एक SBR या ये वो मार्केट में 10 मंजन आते हैं, बोलते हैं कि इसे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। रेसी गुरु कैन बी यूज एज एन एडिटिव इन टाइल एडिसिव्स इन टाइल ग्राउंड्स, वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और वाटर प्रूफिंग एबिलिटी को बढ़ाता है। तो जो काम मेरे दो प्रोडक्ट करते हैं, सिल्मिक्स और SBR 5840, ठीक है ना, वो दोनों मिला के, लेकिन थोड़ी सी परफॉर्मेंस कम है उसकी, लेकिन एक हमारे पास अक्सर पेंट वाले आते हैं, अक्सर बोलते सर कोई एक चीज़ डाल दो जो बस हम बस डाल दें और हमारा कुछ काम हो जाए और बस सस्ती हो, इकोनॉमिकल हो। तो फॉर अ रीजनेबल परफॉर्मेंस एंड फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस, जिसमें ये इसको आप कंक्रीट में डाल दें, प्लास्टर में डाल दें, सीमेंट का कोई क्रैक फिलर है उसमें डाल दें, जो अभी तक मैंने सारी चीज़ें आपको बताई है ना, इसमें के अंदर सीमेंट मिला के आप कोटिंग कर दें तो एक मुनासिब आपको जो है रिजल्ट मिल जाएगा इससे, जहाँ पे जो आपके एप्लीकेटर का इमीडिएट प्रॉब्लम है ना वो हल हो जाएगा। तो इस तरह की भी कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास होते हैं। तो अब हम आते हैं सिस्टम पे। जैसे मैंने अभी आपसे थोड़ा अर्सा पहले डिस्कस किया कि ये जो जितनी भी वाटर प्रूफिंग है ना, ये एक प्रोडक्ट का नाम नहीं है, ये पूरा सिस्टम का नाम है। तो जैसे यहाँ पे अभी हमने एक पूरी नई कंस्ट्रक्शन की जो दीवार है, वहाँ पे हमने बोल दिया कि भाई जब आपकी दीवार के अंदर कॉन्ड्यूट की लाइनें पड़ती है तो वहाँ पे आप क्रैक हील 910 या 910-2K, जो भी, अगर आपका रेनोवेशन का काम है तो 910-2K यूज़ करें। यहाँ पे आपने कॉन्ड्यूट डाल दिया, मेटल की मैश डाल दिया। अक्सर घरों में क्या होता है, जहाँ पे छिलाई होती है ना, उसके बाद जब इसे दोबारा प्लास्टर किया होता है ना, वो लंबी लाइन दूर से नज़र आ रही होती है कि यहाँ से पीछे इलेक्ट्रिक का पाइप गुजर रहा है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल प्लास्टर जो है वो श्रिंक कर जाता है। तो यहाँ पे आपके पास जो है फिर इस तरह के अगर आप क्रैक फिलर्स यूज़ करें, अगेन दीज आर नॉट दैट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस। ठीक हो गया। तो ऐसे में जो है आपके पास ये सारी चीज़ें जो है तो काफ़ी हद तक चीज़ों को कवर कर लेती है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ ओवरहेड टैंक्स की, तो ओवरहेड टैंक्स के अंदर ही पूरे स्टेप्स हैं। मतलब देखें यहाँ पे हमने टैंक दिखाया है। सबसे पहले हमने बताया भाई कंक्रीट के अंदर आपने एडमिक्सचर डाल दिया, इंटेग्रा 3 पाउडर का, वो भी एक एडमिक्सचर है।
अब जब कंक्रीट भरेंगे ना वो सीधी कभी भी नहीं आती। हनी कॉम्बिंग वगैरह को मुझे रिपेयर करना है, वहाँ पे मैंने रिपेयरिंग मोटर से हनी कॉम्बिंग पूरी रिपेयर कर दी। उसके बाद मैंने जो है कंक्रीट के दोनों तरफ क्रिस्टलाइन कोटिंग की गई, ठीक हो गया। क्रिस्टलाइन कोटिंग करने के बाद जो है मैंने चेम्फर बनाए, गोले बनाए पूरी की पूरी टैंक के ऊपर। गोले बनाने की भी अपनी एक साइंस है, मैं बार बताता हूँ। फिनिशिंग से पहले फ्लड टेस्ट लूँगा मैं, फ्लड टेस्ट पास करना ज़रूरी है प्लास्टर करने से पहले। फिर मैंने प्लास्टर के अंदर सिल्मिक्स SBR मिला और अंदर की तरफ 2 कंपोनेंट कोटिंग की। तो जब ये पूरा सिस्टम में एक प्रॉपर इम्प्लीमेंट करूँगा और बीच में फ्लड टेस्ट लूँगा, मैं कुछ भी कर लूँ, किसी भी स्टेज पे जाऊँ वाटर प्रूफिंग में, मेरा एप्लीकेटर से फड्डा यही होता है, क्लाइंट से फड्डा यही होता है कि भाई आपने मुझे फ्लड टेस्ट करके देना लाजमी। बगैर फ्लड टेस्ट के मैं किसी किस्म की कोई ओनरशिप लूँगा ही नहीं, क्योंकि मुझे कल का प्रॉब्लम जो होने वाला है ना वो आज फ्लड टेस्ट लेके पता चल जाएगा कि भाई वाटर प्रूफिंग से पहले मैंने पानी खड़ा कर दिया। आपको क्यों क्या लगता है कि मैं 10-15 साल की वारंटी क्यों देता हूँ? क्योंकि मैंने पहले से फ्लड टेस्ट पास किया होता है, विटनेस करवाया होता है, उसकी वीडियो मेरे पास होती है। और तो जब फ्लड टेस्ट ही मेरे पास हो गया, मैंने पूरी छत पे स्विमिंग या इन दिस केस एंड ओवरहेड टैंक पूरा पानी भर के चेक कर लिए। जो पॉइंट लीकेज के थे पहले से ही मैंने सीधे कर लिए, तो मुझे आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर मैं सिंपल अपना प्लास्टर करूँगा, कोटिंग करूँगा, वो मेरी डबल सेफ्टी है भाई, क्योंकि इतनी सारी लेयर लगा रहा हूँ तो हर लेयर की कुछ ना कुछ लाइफ है ना। एक की 5 साल में फारिग हो गया, एक 2 साल में फारिग हो गया, एक इतने सालों में फारिग हो गया, तो 10-15 साल तो वैसे ही निकल गए मेरे। उसके बाद भी अगर कोई ख़राब काम होता है तो उसको भी हम रिपेयर कर सकते हैं वही। इसी तरीके से वॉशरूम की बात करें तो वही स्लैब के अंदर हमने एडमिक्सचर डाला, 2 कंपोनेंट कोटिंग की। फ्लोर स्क्रीड के अंदर हमने माय फेवरेट सिल्मिक्स एंड रेसी SBR 5850। कुछ करो ना करो, मोटर और स्क्रीड में ये 2 चीज़ें डाल दोगे ना तो काफ़ी हद तक, विद प्रॉपर डोजेज ऑफ कोर्स, डोजिंग में और इसकी बैचिंग में गलती मत कीजिएगा, लेकिन ये डाल दोगे ना तो स्क्रीड में ही आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। उसके बाद जो दूसरी तीसरी लेयर है ना वो सेफ्टी है। तो स्क्रीड की एक लाइफ है, अगर वो ख़राब हुई तो पानी उसके बाद अगली लेयर को नीचे जाएगा ना। तो मैं लेयर बाय लेयर, अब हर लेयर 5-5, 10-10 साल चलती है, तो अच्छी खासी लाइफ हो जाती है पूरे सिस्टम की, तो फिर सुकून है। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो कंक्रीट का स्लैब आ गया, 2 कंपोनेंट कोटिंग आ गई, मैंने स्क्रीड कर दिया, मैंने वाटरप्रूफ और केमिकल रेजिस्टेंट टाइल एडिसिव से मैंने टाइल लगा दी। उसके ऊपर जो मैंने ग्राउटिंग की है वो भी केमिकल, क्योंकि हमारा क्या होता है कि तेज़ाब से बाथरूम धोए जाते हैं, तो बाथरूम भी ग्राउटिंग खराब, वो जो तेज़ाब है ना वो भी ग्राउटिंग ख़राब कर देती है। तो बेहतर है कि अगर हम जो है केमिकल रेजिस्टेंट टाइल ग्राउटिंग इस्तेमाल करेंगे तो दैट वुड बी योर फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। पोर्सिलिन टाइल्स हम नॉर्मली आजकल वॉशरूम में लगाए रहे हैं, वो वैसी बहुत अच्छी होती है, वाटरप्रूफ होती है। अब हम बाउंड्री वॉल की बात करते हैं। प्लिंथ बीम के अंदर जब स्टील रीइंफोर्समेंट के बाद आप जब कंक्रीट भरेंगे तो कंक्रीट में भी एडमिक्सचर डालेंगे, उसके ऊपर कोटिंग करेंगे क्रिस्टलाइन, क्योंकि बीम से भी नेगेटिव पानी का प्रेशर आता है। उसके बाद जब आप मेसनरी मोटर करेंगे उसके अंदर भी SBR और सिल्मिक्स डालेंगे, फिर प्लास्टर के अंदर भी SBR और सिल्मिक्स डालेंगे। उसके ऊपर हमारे पास एक फाइन ब्रीदेबल प्लास्टर होता है। पेंट क्या करता है, एक्रेलिक बेस पेंट वो ब्रीथ नहीं कर पाता, पपड़ी बन जाती है। तो हमने इसके ऊपर जो पेंट से पहले का बेस है फाइन प्लास्टर, पुट्टी का रिप्लेसमेंट है सीमेंटिशियस, वो भी डाल दिया। उसके बाद फिर आप भले पेंट करें तो जो आपकी बाउंड्री वॉल है ना वो पूरी ब्रीदेबल हो जाती है। तो अगर खुदा ना खास्ता नीचे से नमी आती भी है ना, बिकॉज आपने सिस्टम पूरा ब्रीदेबल बनाया हुआ है ना, तो पानी को निकलने की जो है वो जगह मिलती है। हम अक्सर वाटर प्रूफिंग में जो गलती, जी सर, The per square feet cost क्या आती है? सर मैंने, आप थोड़ा देर से आए, मैंने पहले जो है ना इसकी सारी की सारी जो है ना आपको हर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग दी हुई है यहाँ पे। और इसका जी मैं अच्छा इस पे भी मैं आऊँगा। इसका सर इसके बाद मैं जवाब देता हूँ। इसका कवरेज कैलकुलेटर है मेरे पास वेबसाइट पे, जिससे आप मटेरियल कैलकुलेट कर लें कि कितना आएगा, वो मैं आपको दे दूंगा। बाकी SBR और सिल्मिक्स अगर दोनों में मिला लेता हूँ तो करीबन 30-35 रुपये की कॉस्ट आती है 2 कंपोनेंट कोटिंग। तो ये लगभग आपको जो है ना 80 से 100 रुपये का पूरा सिस्टम पड़ता है, ठीक है ना। पास मतलब लिक्विड है, फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्लैट्स होते हैं, अगर ऊपर वाले फ्लैट में वॉशरूम के नीचे वॉशरूम होता है आपको पता है, और अंडरग्राउंड उसकी ड्रेनेज होती है, अगर ड्रेनेज की पाइपिंग कट गई है तो जनरली तो सर प्लम्बिंग का मेरे पास सोल्यूशन नहीं है, ठीक हो गया। प्लम्बिंग के लिए देखिए वाटर प्रूफिंग का सब सर मेरी नॉलेज में नहीं है। अगर पाइप फट गया है तो भाई पाइप रिप्लेस होगा। मैंने सुना था कि इस पाइप को देखें अगर कोई पानी ड्रेन कर दे
वो ऐसे केमिकल होता है, उसको पानी में डाइल्यूट करके मिक्स करके उसको आप डाल। सर ऑनेस्टली स्पीकिंग साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू. अच्छा, So if it's too good to be true, it probably might be. It could be, but it is a plausible technology. Latex based technologies इतनी एडवांस हो गई हैं कि ये चीज़ हो सकती है प्लम्बिंग में, तो इसको डिनाई नहीं किया जा सकता. लेकिन मेरे 14 साल के तजुर्बे में मैंने हार्डवेयर की दुकानों में ऐसे 1-2 प्रोडक्ट देखे हैं, क्योंकि अगर मैंने आज तक ऐसा प्रोडक्ट बना लिया होता ना सर, आई वुड हैव बीन अ हाइपोथेटिकल मिलियनेयर. ठीक हो गया सर, क्योंकि ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है यार. पाइप पूरा चलते चलते, हाँ आजकल वो एपॉक्सी की लाइनिंग आ रही है, वो बड़ी महंगी है भाई, लेकिन वो उस सूरत में हो सकती है जब आपको खड्डा ना खोदना हो, तोड़ फोड़ ना करनी हो. तो ये एपॉक्सी की डिप इन एपॉक्सी पूरा फैब्रिक होता है जो कि पूरे पाइप की लाइनिंग कर दी. तो समझो कि जो पुराना प्लास्टिक का पाइप है ना, दैट इज़ यूज नथिंग, दैट सर्व्स अ पर्पस एज नथिंग अदर देन अ फॉर्म वर्क. उसके नीचे वो, अब उसकी भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मौजूद है, लेकिन क्योंकि एपॉक्सी में हम भी डील करते हैं तो हमें आइडिया है कि वो टेक्नोलॉजी भला की महंगी है. उससे बेहतर सस्ता यही पड़ेगा मैं खड्डा खोद के नया पाइप डाल दूँ. लेकिन अगर आपको, जी सर, इसमें बाकायदा अच्छा होगा कि भाई उसमें हमारा मतलब टाइट वो ऑलरेडी लगी हुई है, वो खाट के फिर वो सीमेंटेड पाइप. सर वो लाइनिंग होती है एपॉक्सी की, उसकी थिकनेस भी कम हो जाती है. बिल्कुल ऐसा ही है. ये उमर भाई है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है तारिक रोड पे. तो ये इनको मैं कहते हैं ख़ानदानी प्लम्बर है, तो काफ़ी सारी प्लम्बिंग की चीज़ें जो है मैंने उमर भाई से सीखी है. तो मेरे प्लास्टिक 40 साल पहले आपने कहीं काम कराया, जी प्लास्टिक का पाइप ज़्यादा ड्यूरेबल है. जो ड्यूराबिल्ड का जो पाइप आता है ना प्लास्टिक का, वो ज़्यादा ड्यूरेबल है कंपेयर टू योर ओल्ड स्टील. और क्योंकि देखो ये प्लास्टिक इतनी आसानी से करोड़ नहीं होता, लेकिन जो लोहा है वो जल्दी करोड़ हो जाता है. ठीक है ना, प्लास्टिक वुड टेक लॉन्गर टू करोड़. टेस्ट लेता हूँ पहले. सर वो इसी तरह पाइपिंग का भी टेस्ट होता है, बिल्कुल प्रेशर टेस्ट होता है. वो पता नहीं कितने PSI पे जो है वो पाइप को जो है ना फाइनल करने से पहले प्रेशर छोड़ते हैं और चेक करते हैं कि ऐसे कहीं से पाइप का जॉइंट तो लीक नहीं हो रहा. क्योंकि अक्सर और बेशतर प्लम्बिंग में जो लीकेज आती है वो जॉइंट से ही आती है. इवन हमारे काम में भी जब मैं RCC खड़ी कर रहा हूँ या कॉन्क्रीट कर रहा हूँ तो अक्सर और बेशतर मसला ये जॉइंट से ही आता है. चल अब हम आते हैं, ये कॉस्टिंग की तो हमने खैर बात कर ली. नहीं, अगर मैं सीमेंटिशियस पुट्टी की बात करूँ या मैं सीमेंटिशियस, हम पुट्टी का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते बाय द वे. द रीज़न इज़ कि जो हमारा पेंटर भाई है ना, उसका मतलब है पुट्टी का मतलब स्क्रैपर से लिया और ये पतला खींचा, उस पर सीमेंट की जान ही नहीं बनती. सो यू हैव टू गिव अ थिकनेस 1 mm 2 mm की आपको थिकनेस देनी पड़ेगी ताकि वही रहेगा प्रोसेस. अब मसला ये है कि पाकिस्तान में जो है ना मुझे ट्रेड्समैन चेंज करना पड़ता है, तो मैं पेंटर के पास ही जाता हूँ, मैं मेसन के पास जाता हूँ, क्योंकि वो थिकनेस समझता है, उसको गेज समझ आता है कि यार 1 mm 2 mm 5 mm पे चले जाओ. तो फिर उसके लिए फिर वो मोटा ब्लेड लेके मैं मोटी थिकनेस पे जब मैं इसको फाइन प्लास्टर करूँगा तो उसके ऊपर भी चूँकि उसकी रेगमाल मार के सब कर आके वो बराबर कर देगा. फिर उसके ऊपर बगैर किसी प्राइमर के, बगैर किसी पुट्टी के आप पेंट कर सकते हो. इतना फाइन नहीं भी होगा तो पेंट में एक आधा हाथ वैसे मार देगा. और इसमें एक और एडवांटेज भी है कि बेस हम अगर लाइटर टोन पे होता है तो हम पेंट के कलर से मिलता जुलता बना लेते हैं. हाँ बस. और उसके ऊपर फिर उसको यूनिफॉर्मिटी चाहिए तो फिर वो अपना पेंट कर लेगा, तो उसका पेंट के 2 हाथ वैसे ही बच जाएंगे. ठीक हो गया जी. तो अब हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया फॉर फिलिंग कॉन्ड्यूट्स. अब हमने ओवरहेड टैंक की भी बात कर ली थी, हमने वॉशरूम के स्लैब की भी बात कर ली थी, हमने बाउंड्री वॉल की भी बात कर ली थी. अब हम आते हैं बेसमेंट. ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है और ये वो काम है जिससे मैं खुद ज़ाती तौर पे अक्सर और बेशतर भाग जाता हूँ. क्योंकि जब आदमी घर बना रहा होता है ना, उसको ठेकेदार एक अलग प्रेशर दे रहा होता है, वाटर प्रूफर साइड से अलग आ रहा होता है, ये हो रहा होता है. तो यहाँ पे अगर मैंने जिस दिन खड्डा खोदा उस दिन अगर मैंने थोड़ा तसल्ली से काम कर लिया और सीधा काम कर लिया तो आई एम गुड टू गो फॉर मैनी ईयर्स टू कम, जहाँ तक मेरे बेसमेंट की बात आती है. तो ये बेसमेंट का पूरा एक सिस्टम है जिसमें आपने पहले तो खड्डा खोद दिया. खड्डा खोदने के बाद जो है आपने पत्थरों की सोलिंग कर ली. एक लीन कंक्रीट करने के बाद मैं कहता हूँ वाटर गार्ड 491 की कोटिंग कर दो और इसके ऊपर फिर दोबारा लीन कंक्रीट डाल दो. सैंडविच हो गया.
उसके बाद सरिया अटक पटक करके आपने पूरी की पूरी राफ्ट और रिटेनिंग वॉल एक साथ भर दी, बीच में एक जॉइंट ट्रीटमेंट कर लिया, दोबारा से कंक्रीट डाल दी। जैसे ओवरहेड टैंक पे हमने पहले सारी कंक्रीट रिपेयर कर दी थी, हमने वैसी पूरी कंक्रीट रिपेयर कर दी। उसके बाद हमने क्रिस्टलाइन कोटिंग कर दी। अच्छा, यहाँ पे पहले बाहर करेंगे, अंदर। उसके अलावा छतों और बैल्कनी की हमने बात कर ली, सेम वही प्रोडक्ट है घूम फिर के। स्लैब आ गया, स्लैब के ऊपर मैंने 491 लगा दिया। जो मेरे यूटिलिटी के पाइप्स हैं, पाइप्स के ऊपर जो है मैंने पैच 365 या सीमेंट रेती और SBR का पूरा गाबड़ा बना दिया, उसके ऊपर 491 लगा दिया। फिर मैंने फर्श डाला है। एक चीज़ जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं छतों पे, वो छत का स्लोप सीधा नहीं करते। एक ये इतनी बेसिक गलती है जिसकी वजह से आप सोने की वाटरप्रूफिंग लगा लो सर, अगर खड़ा रहेगा पानी छत पे तो वो छत के लिए जहर है। सो द स्टैंडिंग वाटर इटसेल्फ इज़ पॉइजन फॉर द रूफ। तो हमें हर दफ़ा कुछ भी कर लो, उल्टा लटक जाओ, ड्रेन पॉइंट के ऊपर मेरा स्लोप सीधा होना चाहिए। ठीक हो गया। अगर वो पानी खड़ा नहीं रहता, चलता हुआ पानी है, तो वो आपकी कोटिंग भी बर्दाश्त कर जाएगी। अगेन इस पर फिर कर करा के। अच्छा, दूसरी चीज़, बिटवीन द फ्लोर एंड द वॉल एक 45 डिग्री एंगल पे चेम्फर बनता है। वो गोला क्या करता है कि पानी को, क्योंकि जितने भी ये 90 डिग्री एंगल्स है ना, ये बड़े न्यूटोरियस होते हैं, वहाँ पे पानी फंस जाता है। तो वहाँ पे हमें उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, सब चीज़ों के लिए जो है वो लगभग पूरे चेम्फरिंग और गोले बनाने पड़ते हैं। और गोलों में भी फिर हम SBR और सिलमिक्स डालेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ है, ये तो बहुत जो अभी हमारी डिस्कशन हुई ना, दिस इज़ ओनली स्क्रैचिंग द सरफेस। हमारी एक पूरी वेबसाइट है, इंशाल्लाह आज इसका लाइव डेमो भी होगा। कितने 5 बजे है? 5 बजे है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि पूरी वेबसाइट को नेविगेट करके सिस्टम को समझते कैसे हैं। क्योंकि एक दफ़ा आपको ये समझ में आ गया कि मैंने करना क्या है और उसकी मेथोडोलॉजी और तरतीब आ गई, तो प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट करना, फिर इसी वेबसाइट के अंदर जो है उस प्रोडक्ट का कवरेज कैलकुलेटर भी है। तो अगर आपके पास पैमाइश है तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई कितना माल लगेगा, ठीक है, और क्या कॉस्ट आएगी। फिर आपने अगर हमारे किसी सेल्समैन के पास जाते भी है ना, आपको इतनी लंबी टेक्निकल बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उसको बोलो भाई ये माल चाहिए, इतने का चाहिए, भाई बताओ कितने का आएगा। सो दैट मेक्स लाइफ ईजी फॉर एवरीबडी। एंड नाउ यू नो विद द नोमेनक्लेचर्स एंड एवरीथिंग कि भाई इस पर क्या है। अच्छा, ये जितने भी मैंने सिस्टम बताया, मैं आपको क्विकली अगर वेबसाइट खोल दें, मैं आपको डेमो दे देता हूँ इसका। तो इसमें आपको वैसे ही समझ आ जाएगा कि भाई इसमें क्या जो है सारी चीज़ें करनी है। अच्छा, इसमें जब आप सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस में जाओगे ना, यहाँ पे आपके पास सिस्टम्स एंड सॉल्यूशन, एक सेकंड, यहाँ पे आप सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस में चले गए, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने जैसे अभी बेसमेंट की बात की ना, मैं बेसमेंट पे ही चला जाता हूँ। ठीक हो गया सर? आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है सर? अच्छा, आ गया। अब यहाँ पे अगर मैंने ये चीज़ देख ली है ना, तो मुझे ये सीधा सारा का सारा डाटा वेबसाइट पे मौजूद है। आप यहाँ पे देख के ये जो भी सारी हमने बातें की ना, सारी यहाँ पे राइटिंग में मौजूद है सर। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये जो भी मैंने आपको एप्लीकेशन की एनिमेशन दिखाई है ना, तो ये आपकी यूट्यूब की वीडियोज़ एम्बेड हुई हुई है इसके अंदर। वो नॉर्मल ब्राउज़र से जब आप खोलेंगे या मोबाइल पे खोलेंगे तो आपको मिल जाएगी। उसके नीचे मेरी, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, इसी तरह से यही सारी बातें रिकॉर्ड हुई पड़ी हुई है, तो वो वीडियो भी मिल जाएगी। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो ये जितनी भी बातें हमने की है, एक PDF फॉर्मेट में भी आपके पास आ जाती है, जिसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है। तो आप चाहें तो ख़ुद भी समझ के, अगर आपको सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं, पता है, यू कैन डू इट। और इसका मेरे पास एक रियल लाइफ एग्जांपल है। यहाँ पे मैंने कराची में बैठे बैठे एक साहब की सियालकोट में रिटेनिंग वॉल पे ख़तरनाक हनी कोंबनी हुई थी। मैंने उनको फ़ोन पे पूरी समझाया। उसके बाद उनकी एक मेरे पास वीडियो भी आई है, वो 4-5 मिनट की लंबी वीडियो कहेंगे तो वो भी दिखा दूँगा। उन्होंने तो यहाँ तक उनके रिटेनिंग वॉल के बाहर, वो तो ऐसा था कि खड्डा खोदो 1.5-2 फुट पे पानी था, और उन्होंने वहाँ पे नीचे बिल्कुल जब डी वाटरिंग की तो बंदे के यहाँ तक पानी था। बेसमेंट के बाहर पूरा उन्होंने चारों तरफ से फ्लड कर दिया था और अंदर एक कतरा पानी भी था। तो इस तरह की भी क्रूशल और क्रिटिकल जो चीज़ें होती है वो हम कर सकते हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू रिक्वायर इन टर्म्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट, इन टर्म्स ऑफ एन एनिमेशन, इन टर्म्स ऑफ एन एक्सप्लेनर वेबसाइट पे मौजूद है। इसी तरीके से कवरेज कैलकुलेटर भी मौजूद है। और कोई सवाल हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा।